हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल की क्लास में ये देखा था कि बर्लिन की दीवार के बारे में, जर्मनी के बारे में, ठीक है, और सोवियत संघ की प्रणाली, फिर उसके बाद उसके विशेषता, फिर उसके बाद हमने देखा उसकी कमियां। आज हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण कि उसके विघटन के क्या क्या कारण थे, क्या रीजन था कि वो विघटन हो गया उसका। ठीक है, तो जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है आपका, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी। मतलब सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक में अंदरूनी प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। मतलब सोवियत संघ रूस जो लोगों की आकांक्षा थी आगे बढ़ने की, उससे वो लोग क्या रहे, मतलब उस आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही, वो आकांक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, जैसा कि दूसरा पॉइंट आपका, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हथियारों में। जो संसाधन थे उनके पास, जो भी उन चीजों का उनका प्रयोग, वो सबसे ज्यादा किसमें के हथियारों का। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा परमाणु हथियार बनाने तथा सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के खेमे के देश के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहें। जो पूर्वी संघ था, जो सोवियत संघ रूस में ऐड हो गया था, वो उस पर ज्यादा ध्यान दिया और उस पे भी पैसे खर्च किया। बट जो इनके पर्टिकुलर देश के जो लोग थे, उन जनता के तरफ सोवियत संघ ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही तो पार्टी थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी कि एक ही पार्टी थी और उसका भी प्रशासन क्या था, सही नहीं था। ठीक है ना, जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह ना हो पाना, मतलब जवाबदेह भी नहीं थी। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत आ गया, तो वो उसे बताती नहीं थी, जनता को जवाब नहीं देती थी कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट था कि सोवियत संघ राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवादी से कहीं बेहतर है, ये लोगों को बताया जाता था। परंतु सच्चाई तो यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान के कारण लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से आघात लगा। मतलब राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को बताया नहीं जाता था। मतलब ये फिर उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उनको ये पता चला बाद में, क्यों झूठ बोला जाता था उनसे, उनके साथ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार, गतिरोध और कमियां थी। कम्युनिस्ट पार्टी में ये प्रॉब्लम थी कि वो क्या क्या करते, भ्रष्टाचार थी, क्योंकि एक पार्टी होने के नाते भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। फिर गतिरोध था, कमियां थी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी, विघटन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की नीति। उन्होंने शुरुआत तो किया था, सुधारने का प्रयास तो किया था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिम की बराबरी पर लाने तथा प्रशासन ढांचे में ढील देने का वायदा किया। उन्होंने तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने की उनकी कोशिश भी ठीक ठीक थी। बट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो उनपे क्या करती थी, आरोप लगाती थी। इस वजह से वो कार्य सही तरीके से नहीं हो पाया। जो भ्रष्टाचारी लीडर वगैरह हुआ करते थे, वो इनके कार्य को आगे बढ़ने नहीं देते थे, मिखाइल गोर्बाचेव के। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा। जो देश, कुछ जो देश थे जो आजाद हो गए थे, है ना, अभी हम उसको मैप के माध्यम से देखेंगे। जो कुछ उनके क्षेत्र के जो देश थे, मतलब उन्हीं के क्षेत्र के वो देश, उन्होंने किसकी मांग कर दी, आजादी की, कि वो आजाद होना चाहते थे। तो पहले हम मैप के माध्यम से उन्हें देखेंगे। ठीक है, आइए हम मैप के माध्यम से उसे देखते हैं, उन देशों को। तो देखिए, ये जो देश थे, कुछ देश थे जो संप्रभुता, मतलब अपनी स्वतंत्र होने की, फ्रीडम होने की, आजादी चाह रहे थे। जिसमें रूस था, बाल्टिक था, ये रहा आपका रूस। देखिए रूस का ये एरिया है पूरा, ये पूरा ये रूस आपका। और फिर उसके बाद बाल्टिक, बाल्टिक क्षेत्र देखेंगे। और बाल्टिक में कौन कौन गणराज्य में आता था, एक है आपका एस्टोनिया, फिर दूसरा है आपका लताविया, और तीसरा है लिथुआनिया। ठीक है ना, ये जो थे बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आते थे। ये भी चाहते थे अपने को संप्रभु, मतलब एक तरह से स्वतंत्र होना। तीसरा देखिए आपका उसके आगे यूक्रेन है, यूक्रेन है, देखिए यूक्रेन। फिर उसके बाद है जॉर्जिया। ये जो क्षेत्र थे, ये रूस से बिल्कुल एक तरह से पूंजीवाद धारा को अपनाना चाहते थे। जो रूस की, वो सोवियत संघ की जो धारा थी, समाजवाद, इसे ही वो लोग नहीं चाहते थे, साम्यवाद को, कि मतलब वो वाला नीति और रूल लागू हो जो नौकरशाही जैसा शिकंजा था। ठीक है, आइए हम आते चैप्टर पे।
देखिए अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं विघटन के परिणाम कि विघटन के सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम थे जिसकी वजह से वो उसका क्या हो गया, विघटन हुआ। विघटन से क्या परिणाम निकले उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है शीत युद्ध की समाप्ति। भाई विघटन से क्या हुआ, एक सत्ता खत्म हो गई तो शीत युद्ध का दौर ही क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा है दूसरी दुनिया का पतन। तो बात ये आती है दूसरी दुनिया किसे कहेंगे, पूर्वी जो यूरोप था, जो किसके खेमे में था, सोवियत संघ रूस के खेमे में था, सोवियत संघ के खेमे में था, उसको उसको हम बोलते हैं दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया का भी क्या हो गया, पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने भी एक अलग गुट की मांग कर दी, मतलब एक तरह से पूंजीवादी धारा की मांग की, ठीक है ना। ये था जैसे सोवियत संघ की दूसरी दुनिया तथा पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के हिसाब से गंभीर रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, हथियारों के संचय को बढ़ावा। हमने शुरू से ही देखा है कि जो सोवियत संघ की बहुत बड़ी गलती थी कि वो हमेशा किसका होड़ किया, हथियारों का होड़, किससे, अमेरिका से। हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया, हथियार के संचय करने में ही ये अपने धन को क्या किया, नष्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा और विश्व को सैनिक गुटों में क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। उससे किससे टक्कर लेने के लिए, अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हथियारों की होड़ का खत्म होना। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, हथियारों का होड़ खत्म हुआ, विघटन के बाद हथियारों का होड़ खत्म हो गया। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। विचारधारा मतलब जो नाटो का, वार्सा का विचारधारा था, जो वार्सा का वो विचार, अरे वो सोवियत संघ का जो विचारधारा था, ये साम्यवादी विचारधारा, मतलब हर एक चीज गवर्नमेंटेड, समाजवादी विचारधारा, उसका क्या हुआ, वो धारा लड़ाई क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वहां भी पूंजीवाद को क्या किया गया, अपनाया गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। जब सोवियत संघ रूस का पतन हो गया तो फिर बचा ही कौन था, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, ये अमेरिका को फायदा हो गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थान क्या हो गई, ताकतवर हो गई। और ये ताकतवर हुई क्यों, क्योंकि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली सलाहकार बन गई, क्योंकि पूंजीवाद की ओर से कदम बढ़ाने के लिए इन देशों को इन्हीं संस्थाओं ने क्या किया था, कर्ज दिया था। इन्हीं देशों ने कर्ज दिया था, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उनकी ख्याति बढ़ने लगी और दूसरे देशों का विघटन होने लगा, क्योंकि टैक्स वगैरह ये जो बैंक थे वो देने लगे लोगों को, ठीक है ना, देश को। आगे नेक्स्ट पॉइंट है नए देशों का उदय। अभी हमने देखा नए देशों का उदय, जैसे कौन कौन देश अभी हमने मैप के माध्यम से देखा था, रूस, बाल्टिक है ना, एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन देशों का धीरे धीरे क्या हो गया, उदय हुआ, ठीक है। शॉक थेरेपी को अपनाना, शॉक थेरेपी को अपनाने का मतलब, शॉक थेरेपी होता ही क्या, शॉक थेरेपी का मतलब ये हुआ कि पहले चोट लगाना, चोट पहुंचाना, उसके बाद उस पर मरहम लगाना, उसके कहते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। कि जिस प्रकार हमने क्या किया, समाजवाद को अपनाया समाजवाद को अपनाने के बाद जब हमारी प्रॉब्लम काफी दिक्कत बढ़ गई, तब फिर हमने पूंजीवाद को अपना लिया। तो कहते हैं कि एक बार चोट लगी फिर उस पर हमने उस पर मरहम पट्टी करके उसको सुधारा किसी तरीके से। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व, और फिर उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो नए नए देश क्या हो गए, उदय हो गए, उनके वजह से लोकतंत्र के तरफ ध्यान क्या किया गया, आकर्षित किया गया। शॉक थेरेपी, जैसा कि अभी हमने देखा शॉक थेरेपी क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के दोनों सोवियत संघ के देशों को अब समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ मुड़ना पड़ा। कहने का मतलब ये है, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी अमेरिका की, उस व्यवस्था को छोड़कर, अरे उस व्यवस्था को अपनाना पड़ा, किसको छोड़ के, समाजवादी व्यवस्था को। मतलब रूस ने क्या किया, समाजवादी अपना जो व्यवस्था था उसे छोड़कर पूंजीवाद जिसका वो विरोध करता था, अब उसके तरफ वो क्या हो गया, मुड़ा, मतलब उन पूंजीवादी धारा को अपनाया। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, एक विशेष मॉडल तैयार किया गया पूंजीवाद को अपनाने के लिए, ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। मतलब शॉक थेरेपी का आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है, पहले चोट लगाएं फिर उसके बाद उसका उपचार करें। क्यों उपचार, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया था उससे क्या हुआ, नुकसान भी हुआ, किसका, सोवियत संघ रूस का। शॉक थेरेपी का बदलाव,
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे शॉक थेरेपी का बदलाव कि उसके द्वारा क्या बदलाव हुआ। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। क्या किया शॉक थेरेपी में? पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया गया, किसको छोड़ के? समाजवाद को। निजी स्वामित्व को अपनाया गया, मतलब उसमें यही कहा जाता है पूंजीवाद में कि निजी स्वामित्व को ही तो कहा जाता है पूंजीवाद, कि जिसके पास पूंजी होगा वो लगाएगा फिर वो सक्सेस होगा। ठीक है, तो पूंजीवाद स्वामित्व को अपनाया गया। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। जो सामूहिक फॉर्म था, जैसे कहने का मतलब कोई भी चीज, जैसे पार्क, देखिए पार्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वगैरह वगैरह, जो सामूहिक सभी के लिए हर चीज था, उसको बदल के क्या किया गया? निजी फॉर्म में किया गया। और निजी फॉर्म में किया गया कि लोग उसको क्या करेंगे? और अच्छे तरीके से बढ़ोतरी करेंगे। पूंजीवाद पद्धति में खेती की जाने लगी। पूंजीवाद पद्धति में कि बना इंडिविजुअल, जैसे अपनी अपनी प्रॉपर्टी हमारी जितनी है, जितनी मर्जी उतनी उसमें फसल उगाएं, जिस तरीके से मर्जी वैसे आगे बढ़ाएं, तो ये पूंजीवादी पद्धति से खेती भी की जाने लगी। ज्यादा से ज्यादा व्यापार से ही विकास संभव है, मतलब ज्यादा व्यापार से ही विकास संभव था, ये माना जाने लगा। और व्यापार, मुक्त व्यापार अपनाया गया। मुक्त व्यापार का मतलब खुला व्यापार जिसमें टैक्स ना लिया जाए। तो दूसरे देशों में भी हमने क्या किया, दूसरे देश वाले हमारे भी देश में आके क्या किया, मतलब हमारे देश का मतलब रूस, रूस के तरफ सोवियत संघ रूस पे भी क्या किया? मुक्त व्यापार चलाया गया। सोवियत संघ रूस ने मुक्त व्यापार चलाया कि जिसमें टैक्स ना लगे। अब आपस में व्यापार न करके पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाना है। पहले क्या था कि सोवियत संघ जो था वो अपने आप में व्यापार करता था, उतना बड़ा क्षेत्र था। तो कहा गया है कि छोटा सा सुई से, अरे वो पिन से लेके कार तक जब चीजें खुद ही संभव हो जाती थी उसी के देश में, तो व्यापार करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे उसका पतन हो गया, तो उन्होंने देखा कि व्यापार दूसरी जगह से करना क्या है, बहुत जरूरी है, कि अपनी चीजें बाहर भी भेजना, प्लस बाहर की चीजें अपनी जगह भी लाना क्या है, जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी देश मतलब अमेरिका वगैरह से व्यापार करना शुरू किया। ये थे बदलाव। अब हम आते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम, कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। मार क्यों झेलनी पड़ी? क्योंकि जो गरीब जनता थे, वो जो लोग गरीब थे, जिनके पास पूंजी नहीं थी, वो पूंजी कहाँ से लगाएंगे? वो गवर्नमेंट की चीजों पे आधारित थे, उनको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जब जॉब हट गई, प्राइवेट हो गया, तो फिर उनके पास कुछ बचा ही नहीं। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढांचा जो था वो चरमरा उठा। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा, जो उद्योग वगैरह लगाए गए थे, उनका क्या हो गया? पतन होने लगा धीरे धीरे। महत्वपूर्ण उद्योग को कम से कम कीमत पे क्या करने लगे? बेचा जाने, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? काफी डामाडोल हो गई थी। लिखा है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उद्योग का पतन होना। उद्योगों का पतन होना का मतलब है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है कि इतिहास में गराज सेल से आप क्या जानते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का मतलब हुआ है शॉक थेरेपी को अपनाना, जैसे शॉक थेरेपी जिसको कहा गया कि पूंजीवाद को अपनाना और उद्योगों का विनष्ट होना। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। जो वहां की मुद्रा है रूस का, उसका नाम है रूबल। तो पैसे में भी क्या आई? गिरावट आई है। जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो पैसे में गिरावट आना स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ गई, फिर चीजों की महंगाई बढ़ना भी वही स्वाभाविक है। लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जो लोगों ने जमा पूंजी रखी भी थी, वो पूंजी लगा के समाज में आने लगे। जो जमा पूंजी भी थी वो भी क्या हो गई? सामने आई। सामूहिक खेतों की प्रणाली खत्म हो चुकी थी। जो सामूहिक खेतों की प्रणाली थी कि भाई एक साथ सामूहिक कृषि किया जाता था, है ना, और उससे फसल उगाया जाता था, तो वो प्रणाली क्या हो गई? खत्म हो चुकी। अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। अब खाद्यान्न की सुरक्षा भी क्या हो गई? उसमें भी कमी आ गई। जितना चाहिए उतना उपज नहीं हो पाया। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। खाद्यान्न की आयात इसलिए पड़ना पड़ा, जितना उपज चाहिए उतना नहीं हो पाया था लोगों की भरपाई के लिए, तो इसलिए दूसरी जगह से क्या करना पड़ा? मंगाना पड़ा। सकल घरेलू उत्पाद गिर गए। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जो कहा जाता है कि सब कुछ प्रथम द्वितीय तृतीयक रूप से वस्तुओं का उपयोग करके गवर्नमेंट सभी को पहुंचाती थी, अब वो सकल घरेलू उत्पाद भी क्या हो गया? खत्म हो गया। जो देखते हैं जीडीपी जिसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीडीपी भी क्या हो गया? गिर गया। सरकारी रियायत खत्म हो गई। ज्यादातर लोग गरीब हो गए। जब सरकारी रियायत खत्म हो गई तो लोग को गरीब होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास पूंजी नहीं थी, इसलिए लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। माफिया वर्ग उभरा। माफिया वर्ग मतलब जो काफी क्या थे? अमीर वर्ग के लोग थे, जो काफी दबदबा बना के रखते थे, क्योंकि जब गरीबों का कोई देखभाल नहीं करने वाला था, जो सब पूंजीवाद पे आधारित हो गया, तो जिनके पास पैसे थे वो दबंग हो गए। तो माफिया वर्ग दबंग वर्ग के लोगों को कहते हैं। अमीर एवं गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया।
तो जब अमीर वर्ग जो थे, दबंग वर्ग थे, वो गरीबों के बीच तीखा विभाजन तो होगा ही, क्योंकि एक वर्ग अमीर रहेगा और एक गरीब, तो दबदबा तो बनेगा ही अमीरों का। इस वजह से ये माफिया वर्ग भी उभरा। तो ये क्लास आज की यहीं खत्म होती है और ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है आपका। नेक्स्ट हम नए चैप्टर में मिलेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, गुड बाय।